नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम पुरातत्व और इतिहास के एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं जो पिछले दिनों ही नहीं, लंबे समय से चर्चा और बहस मुबाहिसे का विषय रहा है। लेकिन इस समय एक अलग प्रसंग है। हाल में आपने विदिशा ज़िले के उदयपुर के बारे में एक समाचार पढ़ा होगा, जिसमें बताया गया था कि उदयपुर में हमारी धरोहर और हमारी विरासत पर किस कदर अतिक्रमण हुआ है। लेकिन ये उदयपुर का मामला नहीं है। हमारे आसपास और आप जहाँ भ्रमण करने जाते होंगे, यह पाते होंगे कि हमारी प्राचीन धरोहर किस तरह उपेक्षित और लापरवाही का शिकार है। मूर्तियाँ जगह जगह बिखरी हुई हैं, या तो वे नष्ट हो रही हैं या चोरी हो रही हैं। प्राचीन इमारतें और स्मारक अतिक्रमण के शिकार हैं। हालांकि इसमें एक अच्छा काम भी हो रहा है। उनके संरक्षण की तरफ कुछ पहल हो रही है। शासन ने हाल में विदेशों से कुछ मूर्तियों को वापस लौटाया है। लेकिन इतने समृद्ध खजाने में यह बहुत मामूली योगदान है। उदयपुर के संदर्भ में यह सवाल एक बार फिर खड़ा हुआ है कि हम आखिर हमारी विरासत के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है। उदयपुर प्रकाश में आया है हमारे दो मित्रों के प्रयासों से। वे दोनों संयोग से आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री विजय मनोहर तिवारी, जो मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त हैं। लेकिन उनसे इससे बड़ा परिचय उनका ये है कि वो एक ऐसे पत्रकार हैं जो अपने पूरे पत्रकारीय जीवन में इतिहास और हमारी सांस्कृतिक विरासत की खोज में भटकते रहे हैं। न केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि उन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं इसी सिलसिले में की हैं। दूसरे हमारे साथ अतिथि हैं डॉक्टर सुरेश मिश्र, जो इतिहास के प्राध्यापक हैं। वर्षों तक उन्होंने इतिहास महाविद्यालयों में पढ़ाया ही नहीं है, बल्कि इतिहास के विभिन्न पहलुओं की खोज में मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे पर वे घूमते रहे। उदयपुर की यात्रा में विजय मनोहर जी के साथ प्रोफेसर सुरेश मिश्र भी थे। हम दोनों से ये जानना चाहेंगे कि आखिर विरासत इस हालत में क्यों पहुंची। विरासत बदहाल और संरक्षण का सवाल हमारी आज की चर्चा का विषय है। विजय जी, हम चर्चा आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। आखिर आप उदयपुर कैसे पहुंच गए? हालांकि हम जानते हैं कि आपके मन में इतिहास के अनछुए पहलुओं को उद्घाटित करने की गहरी ललक है। लेकिन उदयपुर की जो खबरें आ रही हैं, वो हमारे आसपास इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद हम उससे अनजान थे। आपने उसको उद्घाटित कर दिया है। तो आखिर आप वहाँ कैसे पहुँच गए? विवेक जी, उदयपुर मेरा बचपन का रिश्ता है उस इलाके से। और उदयपुर का जो पहचान है वो वहाँ का एक शिव मंदिर है जो 11वीं सदी का है। और उस पूरे क्षेत्र में कई सौ किलोमीटर में वो अकेला ऐसा मंदिर है जो अपनी पूरी ऊंचाई तक सुरक्षित बचा रह गया है। उस इलाके के सारे मंदिर विदिशा के लोग जानते हैं वहाँ बीजा मंडल के क्या हाल हैं। और ऐसे गांव-गांव में टूटे फूटे मंदिर और मूर्तियाँ जगह जगह टीलों में दफन हैं, खेतों में पड़ी हुई हैं, गांव-गांव में बिखरी हुई हैं।
ये बड़ा सुखद सौभाग्य हमारा रहा होगा, ये मंदिर कैसे बचा रह गया और वो अपनी पूरी ऊंचाई में बचा रह गया। वो एकमात्र पहचान है उदयपुर की, और मैं बचपन से वहाँ जाता रहा हूँ। जबकि उदयपुर केवल इस मंदिर की वजह से नहीं पहचाना जाना चाहिए, उस पूरे नगर में जो नगर रचना उसका दुर्ग के चारों तरफ जो नगर रहा होगा आज से 1000 वर्ष पहले, अगर परमारों के समय से ही ये डिज़ाइन किया गया होगा और बसा होगा, तो 1000 साल का इतिहास तो इसका सीधा सीधा है। तो सिर्फ मंदिर वहाँ नहीं है, ऐसे अनेक मंदिर वहाँ हैं, अनेक बावड़ियाँ वहाँ हैं, पुराने दरवाजे हैं जो परमारों के स्थापत्य की पहचान हैं। और अभी जिस मसले पे हम आने वाले हैं, ये एक संयोग रहा कि इस बार मेरे साथ एक ऐसी विभूति उदयपुर में थी जिनकी वजह से ये हम पहचान पाए कि ये है क्या और चल क्या रहा है यहाँ पर। तो वो डॉक्टर सुरेश मिश्र हमारे साथ इस यात्रा में थे। मैं अनेक बार वहाँ गया हूँ, अनेक लोगों के साथ वहाँ गया हूँ, लेकिन पहली बार हम उस बिंदु तक जा पाए जहां हमने कुछ ऐसा देखा जो पूरे देश को देखना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर मिश्र के पास चलता हूं। डॉक्टर मिश्र के जाने से उस स्थान की एक अच्छी व्याख्या हमारे सामने आ सकी है, लेकिन हमारे आप सब से रूबरू हैं डॉक्टर मिश्र। तो मिश्र साहब ये बताइए कि ये जो बिखरा हुआ पुरातत्व है, वहाँ जो संपदा बिखरी हुई है, कि विजय जी का कहना है कि वो राजा भोज की पीढ़ियों से, उनके वंशजों के समय में, यानी परमार काल की वो रचनाएं हैं। तो परमार काल कहते हैं कि मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर उस दौर में बहुत से स्मारक बने, बहुत समृद्ध विरासत उस समय की हम लोग देखते हैं। तो ये उदयपुर के आसपास परमार काल का जो उस समय का दौर है वो कैसा रहा होगा? आप उसको इन अवशेषों के माध्यम से किस तरह व्याख्या करते हैं? परमार काल के बारे में एक बात तो याद रखिए आप विवेक जी, कि परमार काल वैभवशाली काल था जी, और आम जनता में भी परमार वंश के राजाओं के नाम याद किए जाते हैं। जैसे भोज परमार को कौन नहीं जानता जी, भोजशाला को कौन नहीं जानता धर के, और भोज के मंदिर को कौन नहीं जानता, और भोपाल को कौन नहीं जानता। तो और धार की चर्चा होती ही है जी। अब दूसरे राजवंशों के बारे में इतनी प्रसिद्धि नहीं है जितनी कि परमारों के बारे में है, क्योंकि वो बड़े भारी बिल्डर थे, वो बहुत निर्माण कार्य उन्होंने कराया, और सांस्कृतिक रूप से बड़ा संपन्न था वो काल, और उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए। जैसे मैंने भोजपुर के मंदिर की बात की। ये जो उदयपुर का जो मंदिर है, उदयादित्य नाम के उनके राजवंश के उसको जो उनके भतीजे थे या उनके वंश के थे वो उन्होंने बनवाया, और उसको देख के ऐसा एकदम नहीं लगता कि ये मंदिर के अलावा भी कुछ आसपास है। और ये तो बात हमेशा हम लोग महसूस करते रहे हैं कि जब भी कोई प्राचीन इमारत, मंदिर वगैरह के बारे में बात होती है तो संरक्षण भी केवल मंदिर का कर दिया जाता है, और लोग जो चाहे वो नीचे के तबके का हो या ऊपर के तबके का हो, मंदिर जाता है, दर्शन करता है, लौट आता है। धार्मिक आस्थाओं की वजह से केवल उतना संरक्षण हो जाता है। लेकिन चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मुझे लगा कि मंदिर तो है, लेकिन मंदिर जब यहाँ पर इतना भव्य मंदिर बना हुआ है और उदयादित्य राजकुमार का नाम इससे जुड़ा हुआ है, तो और भी कुछ निर्माण यहाँ होने चाहिए जी। तो इस नज़र से फिर हमने कहा कि नहीं भाई, मंदिर के आसपास भी हम देखना चाहेंगे। और संयोग की बहुत अच्छी बात थी कि हमारे साथ हमारे मित्र थे तिवारी जी, तो वो चूँकि वहाँ कई बार जा चुके थे तो सीधा रास्ता उनको पता था। लेकिन जब हम जा रहे थे तो हम लगातार दुखी हो रहे थे कि इतना भव्य मंदिर है, इतने लोग आते हैं, लेकिन मार्ग कितना सकरा है। तो उस सकरे मार्ग से होते हुए हमने फिर उस सारे वैभवशाली नगर के अवशेष वहाँ देखे जी। विजय जी, आप उसी ज़िले के निवासी हैं और इस बात पर आश्चर्य होता है हम लोगों को, आपको भी होता होगा, कि इतने वर्षों तक इस मंदिर की विशालता, इस परिसर की विशालता और भव्यता लोगों के सामने नहीं आ सकी। आखिर ये इतना अंधेरे में या इतना छुपा हुआ क्यों रहा? मंदिर तो काफ़ी प्रख्यात है, और वहाँ केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मैंने वहाँ जर्मनी और ब्रिटेन के लोगों को भी देखा है कि वो रिमोट एरिया में जो जाकर देखना चाहते हैं भारत का वैभव, तो दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ आने वाले, वो सिर्फ मंदिर के दर्शन करते हैं। जिनका स्थापत्य में रुचि है वो मंदिर के ही स्थापत्य का अध्ययन करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, और वहीं से लौट के वापस आ जाते हैं। जबकि
आप देखेंगे कि जब उसके अंदर जाएंगे, आप उदयपुर के शहर के अंदर जाएंगे, छोटा सा कस्बा है, 8,000 आबादी का है, और परमारों के समय और उसके बाद के राजवंशों ने जो भी वहाँ निर्माण कार्य कराए हैं, जिस महल की वजह से आज हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं, वो राजमहल के नाम से ही एक प्रसिद्ध है। आप कल्पना कीजिए कि चारों तरफ दुर्ग की दीवारों के बीच बसे हुए एक शहर के भीतर एक कवर्ड कैंपस है, जो 4 बुर्जों और दीवारों के बीच में है, जिसे राजमहल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भोज की जो राजधानी धार थी, उदयपुर उनकी एक सीमा पर ये आता था, यहाँ से फिर बुंदेलखंड शुरू होता है, तो यहाँ कोई एक महत्वपूर्ण सीट रही होगी। और उदयादित्य के नाम से अगर ये उदयपुर है, तो ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि उदयादित्य अपने शासनकाल की शुरुआत में हो सकता है कि वो भोज के समय अपनी ट्रेनिंग पीरियड में वो यहाँ रहे होंगे, और उनको यहाँ बहुत महत्वपूर्ण असाइनमेंट दिए गए होंगे, जिनके नाम से ये नगर बना, जिनके नाम से ये मंदिर का निर्माण हम जानते हैं। तो उनके समय ये महल का होना, इसका मतलब कोई रॉयल फैमिली यहाँ है। इतना बड़ा महल वहाँ कैसे है अन्यथा? लेकिन वहाँ कोई बताने वाला नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई ये सूचना पट नहीं है जो ये कहे कि ये राजमहल है, ये पुरातत्व की संपत्ति है, या ये राजस्व की संपत्ति है, या ये लावारिस है, यहाँ कोई भी आके बस जाए। तो ऐसे वहाँ पूरे नगर में पड़े हुए तमाम खंडहर हैं, तमाम अवशेष हैं, जिनका बहुत अध्ययन, बहुत उस पर रिसर्च बाकी है। आपकी यात्रा की जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट थी, उसमें आपने बताया था कि इस बेशकीमती संपदा को हड़पने की कोशिश की गई, यानी उस पर अतिक्रमण किया गया, उसकी अफरा तफरी, उसकी मूर्तियों की, प्रतिमाओं की तोड़फोड़ हुई, प्रतिमाएं कितनी हैं, कितनी गायब हुई हैं, यह भी एक शोध का विषय है। तो ये अतिक्रमणकारी कैसे कामयाब हुए, या किस तरह का अतिक्रमण है, उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, हम और डॉक्टर मिश्र जब वहाँ से गुजर रहे थे, शहर के अंदर की बात कर रहे हैं हम। अब आप मंदिर एक पहलू है उसका, वो अलग है, मैं उस पर भी बात करेंगे, मिश्रा जी भी बताएंगे। लेकिन जब हम नगर में एक वॉक के लिए निकले, एक हेरिटेज वॉक के लिए हम जब वहाँ से निकले, हमने एक एक चीज़ को देखते हुए गए हैं। और जब हम उस राजमहल के अवशेषों पर पहुंचे, तो जहां तक हम अंदर जा सकते थे वहां तक हमने फोटोग्राफ लिए और उसके बारे में बातचीत की। और वो बहुत परमारों का स्थापत्य स्पष्ट दिखता है, वो स्पष्ट दिखता है कि ये परमारों का ही बनाया हुआ मूल स्ट्रक्चर रहा होगा। और जब हम वहां से बाहर आ रहे हैं और वो बुर्ज की दीवार से निकलकर हम जब वापस शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, अंदर नगर की तरफ आ रहे हैं, तो अचानक से एक अभी का बना हुआ एक दरवाज़ा हमें दिखाई दिया, जो किले की पुरानी दीवार को तोड़कर बनाया गया था। और उस पर एक साइन बोर्ड पर हमारी नज़र पड़ी, उस पर लिखा है उदयपुर पैलेस, निजी संपत्ति, खसरा नंबर 822, वार्ड नंबर 14, और नीचे 3 किसी के नाम और फ़ोन नंबर उसमें दिए हुए थे। किसी को ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमारे घरों पे तो हमने नहीं टांग रखा है कि ये हमारी निजी संपत्ति है और 3 पीढ़ियों के नाम लिख रखे हों, क्या ज़रूरत थी इसकी? तो वो कुछ अलग तरह का जो बहुत बाद में बना हुआ निर्माण हमें दिखा। हमने उसके सहज भाव से फ़ोटोग्राफ लिए, और जब हम लौट कर आए और हमने वो सारे फ़ोटोग्राफ एक सिरे से देखे हैं, तब हमें लगा कि इसके बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए। तो हमने ये नहीं कहा कि ये कब्जे हैं या ये क्या है, लेकिन हमने ये बताया कि ये उदयपुर पैलेस है, इसका खसरा नंबर ये है, और ये निजी संपत्ति का साइन बोर्ड है। अब स्थानीय प्रशासन, लोकल मीडिया, समाज के लोग अगर इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं, तो वो ये संज्ञान में लें कि ये क्या है। प्रोफेसर मिश्र, इस तरह की समस्या बहुत से हमारे स्मारकों के साथ है। ये जो तिवारी जी घटनाक्रम बता रहे हैं या जो विकास क्रम बता रहे हैं, तो इसमें हम ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं, या आपकी एक इतिहासकार की दृष्टि कैसे ये खोज पाती है कि ये सारे जो अतिक्रमण हैं, ये दरअसल हमारी प्राचीन विरासत पर अतिक्रमण ही हैं, इनका कोई आधार, बहुत मजबूत आधार नहीं है। हम अगर पिछले सिरे पर जाएं, पहले सिरे पर, तो ये वास्तव में परमार काल में या हमारे प्राचीन राजवंशों ने एक बड़ी समृद्ध विरासत खड़ी की थी, और स्पष्ट रूप से उस पर ये अतिक्रमण है। ऐसा आप एक इतिहासकार के नाते दावे के साथ कह सकते हैं? क्यों नहीं, बल्कि मैं इस चर्चा को फिर से लौट के उदयपुर पे ही ले जाता हूँ अतिक्रमण की। तिवारी जी और हम जब साथ ऊपर जा रहे थे, तो हम दोनों तरफ बाकायदा बारीकी से देखते जा रहे थे कि कहीं कुछ अवशेष देखे। तो बाकायदा हमने देखा कि
प्राचीन मंदिर के अवशेष जो हैं दुकानों के सामने पड़े हुए हैं, कोई सीढ़ी बनी हुई है, कहीं खंबे लगे हुए हैं, कहीं कहीं तो कोई ऐसा अवशेष था कि खंबे भी ठीक थे, छत भी ठीक थी और वहाँ दुकान भी लगी हुई है। तो हम लगातार चिंतित और दुखी होते जा रहे हैं हम लोग। तो उसके बाद फिर महल तो बाद में आया, लेकिन हम लोग तो जब प्रवेश कर रहे थे तभी कि देखो इतनी छोटी सड़क है, इतना विशाल मंदिर है, क्या वैभव रहा होगा। वो सड़क भी कितनी छोटी है और आसपास जो दुकानें हैं उन दुकानों में कहीं परमारकालीन मंदिर हैं, तो कहीं कुछ मूर्ति है, कुछ खंबे हैं। और आगे चले तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ कमरे बने हुए, जैसे दुकानें होती है, एक लाइन से दुकानें होती है, बाकायदा कमरे बने पक्के, लग रहा है कि बस अभी साफ सुफ करके आप दुकान लगा लें। स्पष्ट रूप से बाद का अतिक्रमण है, ये दिखता है। तो वो देख रहे हैं कि बाकायदा उसमें भी कुछ दुकानें हैं, कुछ लोग रह रहे हैं। और एक जगह हम दोनों जब गए तो वहाँ तो लोग रह रहे थे, और जब हम अंदर जरा नीचे था एक आध सीढ़ी उतर के, तो हम जब उस अंधेरे कमरे में पहुँचे तो परमार काल के बहुत सुंदर खंबे वहाँ थे, बहुत सुंदर छत थी, और ऐसा लग रहा था कि इसको साफ करके अगर आप गलीचा बिछा दें और पर्दे टांग दें तो ये उसी ज़माने का हो जाएगा। चलिए, इतिहासकार ने अपनी आँखों से इतिहास को तौल लिया है। हाँ। अभी एक और ज़रूरत मुझे लगती है जिस पर अभी काम करने की शायद मुझे लगता है कि आवश्यकता होगी। आप बेहतर बता सकते हैं कि इन परिसरों का जो राजमहल था, मंदिर था, उस ज़माने का इतिहास किन्हीं दस्तावेज़ों में किस तरह से मौजूद है, क्योंकि अब हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम उसको इतिहास को खंगालें जो अंधेरे में गुम हो चुका है। तो वो काम मेरे ख्याल से आप जैसे लोग करेंगे, और आपका इस तरह के कामों में बहुत योगदान है और कई चीज़ों को आपने उद्घाटित किया है। तो अब हम इसको, हमें बहुत अच्छी बात है, मैं एक सूचना अपने दर्शकों को देना चाहूँगा कि इस मामले में संज्ञान में आते ही प्रशासन ने कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, अतिक्रमणकारियों पर FIR भी हुई है, नोटिस दिए गए हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर इसी तरह की सजगता बनी रहेगी, सजगता केवल प्रशासन की नहीं है, लोगों की सजगता से प्रशासन सजग होता है। एक चीज़ और विवेक जी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि देखिए, सोशल मीडिया पर हज़ारों चीज़ें बहुत तेज बहाव के साथ डेली हमारे मोबाइल पर आती हैं। इस पोस्ट को विदिशा में एक जागरूक पत्रकार ने, गोविंद सक्सेना जिनका नाम है, उन्होंने इसको पढ़ा। उन्होंने डॉक्टर मिश्रा जी का नंबर मुझसे लिया, मुझसे बात की, मिश्रा जी से अलग से बात की, इतना डिटेल मैंने जब की, उसमें 1200 शब्दों की वो मेरी पोस्ट है। उसके बाद उन्होंने अपने अखबार में इसकी एक लीड न्यूज़ बनाया जो लोकल एडिशन में वहाँ छपी है, और तब वहाँ के लोग कुछ जागृत हुए। उन्होंने एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा, वहाँ के 2 विधायकों ने एक बैठक की, उसके बाद वहाँ पहले तहसीलदार गए, उन्होंने ये खुलासा किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जगह सरकारी संपत्ति है, कोई इसको निजी संपत्ति होने का दावा नहीं कर सकता है। तो ये सच पता चला कि ये एनक्रोचमेंट था। विजय जी, एक सवाल मेरे मन में कौंध रहा है आपकी बात से कि इस तरह की संपत्तियों पर या प्राचीन विरासत पर, इतनी बेशकीमती जो हमारी संपदा है, उस पर अतिक्रमण कैसे हो जाता है? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं किसी सरकार को दोषारोपण करना ठीक नहीं है। और वहाँ 8000 की आबादी अगर है तो वो 8000 लोग क्या कर रहे हैं वहाँ? उनके सामने ये सब बर्बाद हो रहा है, नालियों में पड़ा हुआ है, टूट फूट रहा है। इतने सुंदर मंदिर को जो 4 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ता है, बिल्कुल अंगूठे में लगी हुई अंगूठी में हीरे की तरह दिखाई पड़ता है, और वहाँ इतनी सकरी गली चारों तरफ से अतिक्रमण से घिरा हुआ है वो, तो वहाँ की जो पंचायत है वो प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं हमारे? बड़ा ज्वलंत सवाल उठाया है। और अच्छी बात भी उसके साथ जुड़ी है कि मीडिया के एक साथी ने उस खबर को पहचाना और लोगों के सामने उन सारे तथ्यों को लेकर गए। उसको पढ़ने के बाद कुछ लोगों के अंदर प्रेरणा जागी और वो खड़े हुए, ज्ञापन दिया, प्रशासन पर एक तरह से दबाव बनाया। और अगर लोगों की यही जागरूकता रहेगी तो हमारी विरासत का बहुत बड़ा हिस्सा हम बचा सकेंगे। हालांकि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि आप देखते हैं, जानते हैं, और हमारे आसपास भोपाल, रायसेन, विदिशा सभी जिलों की खबरें आपकी नज़र में आती हैं, आपके संज्ञान में रहती हैं कि प्राचीन विरासत, हमारी ये जो संपदा है, वो
खुले में किस तरह से बर्बाद हो रही है और लोग किस तरह से उसको उठा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं। अभी हाल में एक रायसेन ज़िले का समाचार भी हम लोगों के देखने में आया था कि चीन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार जिसे कहा जा रहा है 80 किलोमीटर की दीवार, वह टूट फूट चुकी है और लोग भी उसमें से मूर्तियां ले गए। पिछले 2-3 वर्ष पहले जो मूर्तियां लोगों ने देखी थी वो अब गायब हैं। तो इसमें लोग 2 कारणों से ये हमारी संपदा की बर्बादी होती है। एक, लोग कभी कभी, जैसे आज अभी एक समाचार था कि सिक्कों के लालच में नदी को खोद दिया है राजगढ़ ज़िले में, या हम देखते हैं कि सांची के स्तूप की तरह रायसेन विदिशा ज़िले में कई स्तूप थे, पैसे के धन प्राप्त करने की प्रलोभन में उन स्तूपों को खोदा लोगों ने। तो लालच में लोग उनको बर्बाद कर रहे हैं, उदासीनता या अज्ञानता की वजह से कर रहे हैं, या जानबूझकर अतिक्रमण, जिसको मैं कहता हूँ आक्रमण है ये, उसको ख़त्म करने के लिए वह भी एक आक्रमण है। तो इस तरह के आक्रमण भी हमारी विरासत पर हो रहे हैं कई जगह। उनको आखिर कैसे रोका जाएगा, ये एक सवाल है। मैं प्रोफेसर सुरेश मिश्र की तरफ जाता हूँ और डॉक्टर साहब, हमारे आसपास और देश में इस तरह की विरासत की बर्बादी की, जैसा मैंने कहा, बहुत से किस्से हैं, बहुत उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसको देखकर हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है, लेकिन ये दुख, ये संवेदनाएं जब तक आम आदमी में नहीं पहुंचेंगी उनका संरक्षण नहीं हो सकेगा। आप चूँकि वर्षों से इन चीज़ों की चिंता लिए हुए घूमते हैं और उनको सहेजने की बात करते हैं, तो आप बताइए कि ये इसका आखिर संरक्षण कैसे होगा? इतनी बड़ी विरासत है, बड़ा समृद्ध देश है हमारा, जगह जगह ये पड़ी, आखिर गांव-गांव में बिखरी हुई प्रतिमाएं, क्या संसाधनों की कमी है, या लोगों की जागरूकता की कमी है, या प्रशासन की लापरवाही है? आखिर क्या कारण है कि ये हमारी बेशकीमती संपदा बर्बाद हो रही है? विवेक जी, प्रशासन की लापरवाही नहीं है, वो इसलिए कि मैं तो लगातार स्मारक देखता रहता हूँ और फिर एक बार कभी गया, फिर 5 साल बाद गया, 10 साल बाद गया, तो मुझे लगता है तुलना जब मैं करता हूँ तो ऐसा नहीं है। असल में क्या है, इतना बड़ा, कितना खर्चीला काम है ये। क्योंकि एक जो पुराना अवशेष है, कोई इमारत है, तो आज की तरफ सीमेंट करके ईंट से नहीं बना सकते। उसके उस ज़माने में किस प्रकार कंस्ट्रक्शन होता था, क्या मसाले होते थे, क्या तकनीक इस्तेमाल होती थी, तो उसमें वक्त काफ़ी लगता है। तो ये बहुत खर्चीला काम है। तो एक हमारे भारत जैसे देश में जहाँ के अनंत स्मारक बने हुए हैं ऊंची संस्कृति के कारण, तो सबका संरक्षण एक साथ होना मुश्किल है, क्रमशः होता है वो। एक आपको उदाहरण देता हूँ मैंने बुरहानपुर शहर का चप्पा चप्पा छाना है और इस तरह एक मोटी किताब लिखी है। और बुरहानपुर शहर में जब मैं घूमा तो 2000 के पहले घूमा था मैं, तो सारे फोटोग्राफ मेरे पास 2000 पहले के थे। लेकिन जब किताब छपी उसमें वक्त लग गया, तो जब 2015-16 से जब प्रेस में किताब गई और जब हमको फ़ोटोग्राफ भेजने थे, तो हमने फिर से फोटोग्राफर थे फ़ोटो लगवाए, और हम चकित रह गए देख के कि जो 15 साल पहले जो इमारत बड़ी ख़राब थी वो बढ़िया हो गई है, सरकार ने किया। आर्कोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, कम से कम मध्य प्रदेश का बहुत सक्रिय डिपार्टमेंट है ये, और वहाँ मैंने देखा लगभग सारी इमारतें बहुत बढ़िया हालत में। ये अच्छा पॉजिटिव नोट है। जहाँ हम पहुँच नहीं पाते थे वो बढ़िया वहाँ पहुँच गए हैं। लोगों के यात्रियों के, पर्यटकों के लिए व्यवस्था की गई है, साइन बोर्ड्स हैं, साहित्य है, सब कुछ है। अब चूँकि केवल बुरहानपुर पर बात नहीं हो रही है तो मैं दृष्टांत नहीं दूंगा मैं, लेकिन बुरहानपुर के कई स्मारक जो हैं वो संरक्षित हुए। ये बात ज़रूर है कि ये होने के पहले, यानी सरकार हाथ में ले, इसके पहले अतिक्रमण हुए हैं। और जैसे बुरहानपुर ख़ास में खेतों के बीच में मकबरे बने हुए थे, तो जिसका खेत था उसमें लकड़ी रखना शुरू कर दिया, उसमें घास रखना शुरू कर दिया। लेकिन जब सरकार पहुंची तो उसको खाली करना पड़ा, क्योंकि वो जो स्मारक है वो सरकार की संपत्ति होती है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बाजू में 200 साल पुरानी इमारत है, लावारिस पड़ी, तो मैं इस पर कब्जा कर लूँ ना। अगर सरकार से सरकार आपको दे रही तो ठीक है, लेकिन सरकार आमतौर पर स्मारकों को देती नहीं, क्योंकि 150 साल से ज़्यादा वाली इमारतें हमारी धरोहर हो जाती हैं, आर्कियोलॉजी में आ जाती हैं, वो वैसी धरोहर हो जाती हैं। हाँ, अगर आप मकान आपका 200 साल पुराना है तो भी सरकार उसको दर्ज करेगी, आपसे निवेदन करेगी कि देखिए 200 साल पुरानी हमारी धरोहर है ये, जिसको सुरक्षित रखिए, और जो स्वरूप है उसका बदलिए मत, निवेदन करते हैं जी। उसकी आर्थिक सहायता भी देती है। गुजरात में अहमदाबाद में एक बस्ती ऐसी है जहाँ 200-250 साल पुरानी लकड़ी के मकान है, तो सरकार ने उनसे मुलाकात की, लोगों से, वो सब तैयार हुए और वो धरोहर मोहल्ला हो गया पूरा। अच्छा। और सरकार कहती है कि भाई इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। ये तो एक बात हो गई जी।
मैंने आपसे कहा कि सरकार के प्रयास जो हैं वो पूरे चल रहे हैं, देश भर में चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, धन आ रहा है, संपन्नता बढ़ रही है, तो काम हो रहा है। पर सरकार के पास संसाधनों की कमी आड़े आती है। हाँ, नहीं, वो हर काम के लिए आती है। जैसे आप कहें अस्पताल कम बने, तो वही क्रमशः होता है। देखिए, एक देश जो कि विकासशील था और अब विकसित होने की दिशा में जा रहा है, तो क्रमशः ही होगा, चाहे कोई भी चीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, सड़कें हों, अस्पताल हों, ऐसे ये भी है, उसको इस नज़र से देखना चाहिए। तो आलोचना करने के पहले हम ये देखें कि पहले क्या था, अब क्या हो गया, वो मैंने देखा हुआ है। एक बात तो ये हो गई कि सरकार को करना चाहिए और सरकार भरसक कर रही है लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। जैसा अभी आप बात हुई अभी कि उदयपुर को हम देख लें, तो हम महसूस कर रहे थे कि उदयपुर में सरकार ने बहुत बढ़िया संरक्षण किया है इमारत का, मंदिर का बहुत अच्छा संरक्षण किया है। एक आदमी है, सारी व्यवस्था वहाँ पर है, सब कुछ है। लेकिन सारा गांव चूँकि धरोहर के रूप में है, तो अब गांव की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मेरा कहने ये मतलब है कि दूसरा जो कदम है, दूसरी जिम्मेदारी लोगों की, निवासियों की। और अगर वो बहुत बड़ा शहर नहीं है वो और गांव है, तो ज़ाहिर है कि पंचायत को आगे बढ़ना चाहिए। पंचायत नहीं बढ़ रही है तो वहाँ के जो राजनेता हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, मीडिया को आगे बढ़ना चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है, बधाई की बात है कि कम से कम उदयपुर के मुद्दे में हमने स्थानीय व्यक्ति के रूप में तिवारी जी को देखा, वो सक्रिय रहे, मीडिया को देखा है विदिशा के, और मैं उनको बधाई देता हूँ। ऐसा हर जगह होना चाहिए। तो सब तरफ से एक सामूहिक जो उपेक्षा है, जो इग्नोरेंस है, उसके दुष्परिणाम हैं ये। फंड लोकल इकट्ठा हो सकता है, पंचायत के प्रतिनिधि भी जागृत हो सकते हैं। अगर कोई एक दिन के लिए चला जाए कि चलिए आपके साथ घूमते हैं हम, तो सब कुछ हो सकता है। अच्छी बात आपने कही। हम उसी मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि प्रशासन तो बाद में पहुंचता है, प्रशासन को अगर सूचना मिलती है तो वो संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहली जिम्मेदारी जो होती है, जो वहाँ उसके आसपास जो लोग रहते हैं या जो लोग उनको देखते हैं, उनकी जवाबदारी भी होती है। और ये जवाबदारी पूरी करने में समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा है, जिस वजह से हमारी विरासत की ये स्थिति हुई है। जहाँ कुछ जागरूक लोग हैं, जहाँ विजय जी की तरह वहाँ के स्थानीय नागरिक और रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, निगरानी रखते हैं, वहाँ विरासत की बर्बादी से बच जाती है। लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि लोगों ने खुद मूर्तियों को उठा लिया है या लुटते हुए देखा है। एक जगह सागर जिले में देवरी की हम लोग यात्रा पर थे, तो उसमें राजमार्ग के पुल के नीचे खंबे की जगह मूर्तियां लगी हुई थी। तो उसको कलेक्टर को बताया गया था कि ये मूर्तियां निकलवा के खंबा पत्थर लगवा दीजिए। तो ये विरासत का ये हाल था। लेकिन अगर लोग जागरूक होते हैं तो इससे भी हमारी संपदा को हम बचा सकते हैं। उदयपुर का जो उदाहरण है, जो विजय जी ने पहल की, और उसके बाद आपने जैसा बताया कि आपकी पोस्ट को लेकर फिर बहुत लोग सक्रिय हुई, वो पोस्ट फॉरवर्ड हुई और 10,000 से ज़्यादा 4 पोस्ट हैं जिन्हें 30,000 लोगों ने पढ़ा। 30,000 लोगों ने पढ़ा। देखिए, 30,000 लोगों तक वो सूचना पहुंची, वो संदेश पहुंचा। ये मीडिया की बड़ी भूमिका है, सोशल मीडिया की भी ये पॉजिटिव एक सकारात्मक भूमिका है। इसमें हम तमाम नकारात्मक भूमिका की बात करते हैं, लेकिन संदेश अगर एक अच्छा संदेश हो, उसे पहुँचाने में भी बड़ी भूमिका है। इसको पढ़ने के बाद लोग सक्रिय हुए हैं, तो जाहिर बात है कि लोगों में उस तरह की ललक है, बस उस ललक को जगाने की ज़रूरत है। तो विजय जी, मेरे मन में एक आपने बहुत से सुझाव दिए हैं और आपने कहा कि प्रशासन लोगों को एक्टिव कर सकता है, लोगों को जिम्मेदारी दे सकता है और लोग उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो क्या स्थानीय लोगों को स्थानीय विरासत से जोड़ने के लिए कोई प्रशासन को ऐसा अभियान चलाना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम लेना चाहिए? वो स्थानीय समितियां बनाने के रूप में भी हो सकता है, ताकि लोग उसको अपनी विरासत को अपना समझें और उसकी निगरानी और देखरेख की जवाबदारी से भागें ना, लोग उससे जुड़ें। तो क्या स्थानीय समितियां इस तरह की बनाई जा सकती हैं? आपने एक सुझाव दिया कि प्रशासन जाके उनको सजग करे, जागरूक करे। जन भागीदारी का जुमला खूब हम पढ़ते हैं और खूब सुनते हैं, जन भागीदारी। मुझे पता नहीं है कि ये जन भागीदारी में ये लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या उसके ऐसे परिणाम हैं। मैं उसकी बहुत मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन ये शब्द मुझे बड़ा मैं उसको ध्यान से पढ़ता हूँ कि जन भागीदारी नाम की कोई व्यवस्था है। तो वो जन भागीदारी की व्यवस्था ऐसी संपदा को सहेजने के लिए काम में क्यों नहीं लाते वो, या लाते होंगे तो फिर ये ऐसी लावारिस क्यों पड़ी हुई हैं? हमारी हज़ारों साल की हमारे पुरखों ने ये बनाई हैं। हमारे ये केवल पत्थर के बने हुए मंदिर नहीं हैं, इसमें हमारा स्थापत्य का ज्ञान, हमारे गणित का ज्ञान, हमारी आस्था,
तमाम सारा हमारा जो एंशियंट नॉलेज है उसका पूरा ये प्रमाण है। तो बड़े दुखद है ये जन भागीदारी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है इसमें। जी डॉक्टर मिश्र, ये बड़ा मौजूद सवाल है ये, और मुझे लगता है कि ये भी चर्चा करना चाहिए कि जो हो रहा है वो ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो जन भागीदारी वाली बात आपने कही, पर उसका स्वरूप क्या हो हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। एक कठिनाई मैं महसूस करता रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम कभी ज़िले में जाते थे, अंदर के इलाके में जाते थे और इमारत ख़राब दिखती थी, तो आर्कियोलॉजी वालों से बात करते थे, चिट्ठी लिखते थे। तो उन्होंने कहा था, आप देखिए कि हर विभाग की एक ज़िले की शाखा होती है, ज़िले में फिर तहसील की शाखा होती है, तहसील के बाद फिर शहर में पंचायत तक को पूरा एक पिरामिड बन जाता है। तो हम कुछ करना चाहते हैं तो उधर तक पहुंच जाता है। लेकिन हमारे विभाग में क्या है, क्योंकि ज़िले में हमारा कोई ऑफिस नहीं है, तहसील में कोई ऑफिस नहीं है, तो हमको भोपाल से सब जगह भागना पड़ता है। और ये उनकी प्रशासकीय कठिनाई उन्होंने बताई कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, टेक्निकल लोग हैं, बाकी ऑफिस के लोग हैं, और टेक्निकल लोग तो संरक्षण बल गए रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अमुक जगह जाके लोगों को जागरूक करें, लेकिन हमारे पास पैराफर्नीलिया नहीं है, मैन पावर नहीं है, और सिस्टम में ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब सरकार को अपन दोष है कि सिस्टम क्यों नहीं बनाया, भाई उसको छोड़ें। मेरा ख्याल क्या है कि ये जो कह रहा हूँ संभव है कि देखिए एक ज़िले में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं होते हैं। चाहे कल्पना कीजिए विदिशा जिले में 10 स्थान है जी, तो एक रास्ता ये हो सकता है कि 10 जिले में 10 जो स्मारक हैं, 10 स्थान जैसे उदयपुर जैसे हैं, तो वहाँ पुरातत्व विभाग जो है वो तो अपना काम कर रहा है। आसपास की कुछ जो शिक्षण संस्थाएं, जैसे कॉलेज जो जागरूक ज़्यादा होता है, उस कॉलेज में NSS होती है देखिए आप, और NSS के शिविर लगते हैं, साल भर में 8-10 लगते हैं, कहीं कुछ भी करते रहते हैं, वो कोई प्लान नहीं रहता उनका। तो कॉलेज से निवेदन किया जाए कि आप NSS के लड़के या और भी NCC के लड़के आप उस गांव में भेजें और वहाँ वो गांव के लोगों से इस बारे में बात करें, और इसके लिए वो आर्कियोलॉजी वालों के से निवेदन करें कि एक आदमी आप अपना भेज दीजिए हमको जो संरक्षण के लिए आता है। अच्छा सुझाव है। मैं बीच में एक सुझाव मेरे दिमाग में भी था कि हर कॉलेज में जी तो NSS जाए और पुरातत्व विभाग से संपर्क करके कि हमारे महाविद्यालय के NSS के जो लोग हैं, 10-15 लोग हैं, वहाँ जा रहे हैं, कृपया अपना आदमी भेज दीजिए, और वो ये कर सकते हैं, दैट वी हैव डन जी। और वहाँ जाके उनके गाइडेंस में गांव वाले से बात की जाए, ग्राम पंचायत नहीं, बाकायदा गांव वालों से बात की जाए, क्योंकि ग्राम पंचायत में भी कुछ ऐसा उपयोगी माहौल नहीं होता है, संवेदनशील लोग होंगे, अपेक्षा नहीं की जाती। उस गाँव में अगर कोई शाला है मान लीजिए जी, तो शाला में बात की जाए। जैसे उदयपुर में अगर कोई शाला हो, प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शाला हो, खबर कर दी जाए कि लोग आइए, और उनको बताया जाए कि कितनी बड़ी विरासत, कितनी महत्वपूर्ण आपके पास है। ये एक रास्ता हो सकता है। उसके प्रति उनको सजग करना पड़ेगा, उसकी जानकारी देना पड़ेगी, उससे उनको जोड़ना पड़ेगा, मानसिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, दोनों में। मैं जो बीच में आपको एक सुझाव देना चाह रहा था वो ये था, जो आप कह रहे हैं कि स्थानीय शाला को जोड़ दिया जाए, कोई पुरातत्व का व्यक्ति वहाँ जाए। मेरे ख्याल से हर जिले में जो महाविद्यालय हैं उनमें इतिहास विभाग भी होगा, आप इतिहास पढ़ाते रहे, और इतिहास विभाग में ऐसे लोग भी होंगे जिनके मन में ये छटपटाहट है, क्योंकि उनका अध्ययन का विषय ही वही, वो लोग भी एक मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं या नोडल एजेंसी बन सकते हैं इस मामले में। विजय जी, ये सुझाव कुछ बड़े कॉन्क्रीट सुझाव आए हैं। लोगों की भागीदारी ही सबसे बड़ा मंत्र है। प्रशासन के हाथ पैर भी बहुत सीमित ही हैं, हम जानते हैं, उनके पास संसाधन भी सीमित हैं, अधिकारी। मसला केवल ये है कि जो भी लोग हैं प्रशासन में हैं या आम जनता के बीच हैं, उन्हें उस विरासत के प्रति, उनके पास जो मौजूद सामग्री है उसके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने की बात है, उसके प्रति उन्हें ज्ञानवान बनाने की बात है, जागरूक बनाने की बात है। एक शब्द चलता है सेंसिटाइजेशन। तो क्या हमें पुरातत्व के मामले में हम कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन में भी लैग कर रहे हैं, कमी है। स्थानीय लोगों को कई बार, जैसे अभी एक उदाहरण आया था जब मैंने वो रायसेन की दीवार की बात की, तो वो बाड़ी तक आई है, तो बाड़ी में मेरे परिचित से मैंने उसका जिक्र किया, तो उन्होंने कहा हम तो समझते थे ये कोई ऐसे ही छोटी मोटी दीवार है और बस, आज तक हम कभी उसको गहराई से हमने देखा ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ये इतनी बड़ी दीवार है और गोरखपुर तक गई, अब हम दोबारा देखेंगे। तो ये जो बात है कि स्थानीय लोग भी कभी कभी अपनी समृद्ध विरासत से परिचित नहीं रहते हैं, तो क्या उन्हें हम इस तरह के प्रयासों में पहला जो स्टेप हो सकता है कि हम गांव-गांव में इस तरह की, जो आपने कहा समिति बनाएं, या प्रशासन आपने कहा कि जाके जागरूक करे, और शालाओं के ज़रिए और दूसरे कई माध्यमों के ज़रिए क्या हम उन्हें
उस इतिहास से, उनके इतिहास से, उनके अपने अतीत से जोड़ सकते हैं। पहला प्रयास अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से वो संरक्षण की जवाबदारी लेने में भी उनमें से कुछ लोग आगे आएंगे और उसकी विरासत को सहेजने के लिए वो जिम्मेदारी लेंगे। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। ये तो मैंने अभी जो बात कही थोड़ा जनरल बात की कि वहाँ जाके स्थानीय संस्था से बात करें, स्कूल से। मेरा ख्याल क्या है कि कॉलेज में एक पोटेंशियल है, कॉलेज में फंड्स होते हैं, लोग होते हैं और विषय भी रहते हैं। क्योंकि खंडवा में जब था तो हमने ये खुद प्रयोग किया था कि चलो भाई हम बुरहानपुर है, असीरगढ़ पास हैं, तो हम करते थे कि छात्र को वहाँ ले जाना, साल में एक बार जाना, चाहे ग्रांट नहीं मिली तो भी हम अपने खर्चे से जाना। तो वहाँ उसका बड़ा असर हुआ कि हमारे छात्र जो कि साथ में विजिट करने जाते थे तो वो जागरूक हुए उसके बारे में। तो मेरा ख्याल क्या है कि हर जगह, हर ज़िले में जो कॉलेज हैं 2-3, उन कॉलेजेस को आग्रह किया जाए, बल्कि सरकार आदेश दे उनको कि वो भी साल में 1-2 बार अपने छात्र को वहाँ ले जाएं और जहाँ स्मारक है वहाँ के महाविद्यालय या विद्यालय लोगों से बात करके उसको एजेंडा होना चाहिए जी, वो कॉलेज को सौंप दिया जाए एजेंडा। बहरहाल आज की इस आधा घंटे की चर्चा में न केवल हमने उन पहलुओं को जाना जो इतिहास और हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उपेक्षा और अंधेरे के गर्त में ले जा रहे हैं, लेकिन साथ में हमने 2 विद्वानों के अनुभवों और ज्ञान के आधार पर यह भी समझा कि इस विरासत को बचाने के लिए कौन से प्रयास ज़रूरी हैं और किए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस मंच के माध्यम से मैं हमारे आप सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस सांस्कृतिक विरासत के दूत हैं। यह आपका अतीत है, यह आपको स्वाभिमान से सिर उठाने का अवसर देता है, आपको एम्पावर करता है। आप एक बड़ी समृद्ध विरासत के प्रतिनिधि हैं। आप उस विरासत को छोड़िए मत, आप उस विरासत को सहेजिए, आप उस विरासत को चोरों को मत लूटने दीजिए, आप उस विरासत को अतिक्रमणकारियों के हवाले मत सौंपिए, आप उस विरासत को गलत और तथ्यहीन इतिहास के भरोसे मत छोड़िए। आपके पास इतिहास के जानकार हैं, आपके पास उसे सहेजने का मार्गदर्शन देने के लिए विद्वान लोग हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ आ रही है, हम बड़े गर्व से अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाएंगे, तो क्या हम अपनी विरासत को सहेजने की दिशा में कोई सार्थक कदम उठा सकते हैं? छोड़िए प्रशासन को, छोड़िए जनप्रतिनिधियों को, छोड़िए निर्भरता नेताओं पर, आप उस विरासत के सबसे बड़े प्रतिनिधि आप हैं। तो आइए आज की इस चर्चा से जो मेरे अंदर प्रेरणा मैं महसूस कर रहा हूँ, जो हमारे दोनों विद्वान जिस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन स्थानों की खाक छानते हैं और आपके सामने उनके इतिहास को लाते हैं, आप भी उसी प्रेरणा से अपने इतिहास को सहेजेंगे। इस अपेक्षा और उम्मीद के साथ हम इस वार्ता को समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।